Hello everyone, what's up? It's Madhu in front of you with another video of inorganic chemistry. We were studying first transition series or 3D series. In the last video, we have considered about the magnetic properties, which was paramagnetic and diamagnetic properties of first transition series. In this video, we are going to consider about ferromagnetism. It means ferromagnetism यानी लोह चुंबकीय गुण या फिर लोह चुंबकत्व। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लोह चुंबकत्व के बारे में। लोह चुंबकत्व क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। सबसे पहले इसके नाम से पता चल जाता है फेरो यानी कि Fe यानी आयरन आ रहा है इसमें, यानी आयरन से रिलेटेड कुछ होगा। और हिंदी में अगर हम देखें लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय गुण, तो इसमें लोहा आ रहा है। लोहा यानी कि आयरन, फेरस। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट कैसी होंगी? आयरन जैसी होंगी। अब आयरन कैसा होता है? आयरन होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है, वो भी खतरनाक तरीके से। मतलब कि ये है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, यानी प्रबल आकर्षित करता है। और इसी तरह क्योंकि फेरोमैग्नेटिज्म है यानी फेरस जैसा या आयरन जैसा मैग्नेटिज्म, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका मैग्नेटिज्म जो होता है, जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन जैसी होती है। और आयरन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज will be same as आयरन, Fe आयरन। या फिर ये कहें कि स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर कहें स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करें, या फिर ये कहें कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल आकर्षित करें, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल आकर्षित करें। अब हमारे मन में डाउट ये आता है कि मैंने तो पहले बता दिया था कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है दो टाइप की होती है, या तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो अट्रैक्टिंग नेचर तो हमारा पैरामैग्नेटिक में होता है, तो फिर इसकी क्या अलग से ज़रूरत पड़ी? यानी कि मैग्नेट ये भी एक टाइप का पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, यानी कि इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म। यानी कि ये जो हमारा होता है फेरोमैग्नेटिज्म, ये एक टाइप का पैरामैग्नेटिज्म ही होता है, बट ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। यानी जैसे आयरन होता है वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ऐसे तो और भी बहुत एलिमेंट होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, बट फेरस या आयरन ही नाम क्यों आया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये होती है आयरन की प्रॉपर्टी। तो सेम उसी तरीके से वो एलिमेंट जो आयरन के जैसे एकदम स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, या फिर कहे चुंबकीय बल रेखाओं को, या फिर चुंबकीय क्षेत्र को एकदम स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, प्रबलता से आकर्षित करेंगे, वो तत्व हमारे कहलाएंगे फेरोमैग्नेटिक। और वो जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी फेरोमैग्नेटिज्म। या फिर जो तत्व होंगे वो कहलाएंगे लोह चुंबकीय, और उनका ये गुणधर्म कहलाएगा लोह चुंबकत्व। तो ये तो हमारा हो गया, इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। लेकिन अब अनुचुंबकीय होते हैं, वो भी तो आकर्षित करते हैं। अनुचुंबकीय जो होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे जो पैरामैग्नेटिज्म हमने बताया, पैरामैग्नेटिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी तो इन लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसा क्या होता है कि इतनी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं? तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, सम कंडीशंस या फिर सम इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर बीइंग ए फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट। यानी कि मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो और पैरामैग्नेटिक जो होते हैं, हमारे जो पैरामैग्नेटिक होते हैं हमारे पास, यानी फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट ये फेरोमैग्नेटिक्स होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। जैसे कि हम एग्जांपल देखें
तो एक तो होता है लोहा और एक होता है चांदी। अब लोहा और चांदी दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो अट्रैक्ट करते हैं, पर क्या लोहा जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है उतना ही चांदी कर सकता है? नहीं। तो बात यह है कि दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आकर्षित करेंगे, चुंबकीय रेखाओं को आकर्षित करेंगे, पर ये प्रबलता से आकर्षित करेंगे। तो अगर ये प्रबलता से आकर्षित करेंगे तो इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, तभी ये इनसे ज़्यादा होंगे, इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ हम कंडीशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन ये आती है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं इनमें जो होता है एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, एनर्जी लेवल्स या फिर ऊर्जा पट्टियाँ जो होती हैं, ऊर्जा पट्टियाँ जो होती हैं वो संकरी होनी चाहिए, शुड बी नैरो, शुड बी नैरो। यानी कि ऊर्जा पट्टियाँ जो हैं वो संकरी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? संकरी। संकरी मतलब कि जो एनर्जी जो लेवल्स होते हैं हमारे वो एकदम पतले होने चाहिए। यानी कि बात ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे और चार्ज कौन सा होगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो अपनी जो लोअर ऑक्सीडेशन जनरल मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि जो मूल अवस्था से या सामान्य अवस्था से और हम उत्तेजित अवस्था में अगर कहें कि निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है, तो इन दोनों जो एनर्जी मतलब यहाँ पे भी एक एनर्जी लेवल होगा, यहाँ पे भी एक एनर्जी लेवल होगा, दोनों के बीच में गैप बहुत कम होना चाहिए ताकि वो थोड़ी सी एनर्जी लेके ही और ग्राउंड स्टेट से या फिर हम कहें कि जो जनरल स्टेट है उससे एक्साइटेड स्टेट में आ पाए या फिर सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ पाए। यानी कि मतलब ये है कि एनर्जी लेवल्स है ना एकदम पास पास में होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जा सके। तो पहले तो ये होगी कि एनर्जी लेवल हो वो शुड बी नैरो, यानी कि ऊर्जा पट्टियाँ संकरी होनी चाहिए ताकि नीचे वाली से ऊपर वाली में आसानी से जा सके थोड़ी सी एनर्जी लेके। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास ये होते हैं कि इनके जो एक्सचेंज इंटीग्रल होता है, एक्सचेंज इंटीग्रल जो होता है, एक्सचेंज इंटीग्रल शुड बी पॉजिटिव वैल्यूड, पॉजिटिव वैल्यूड। यानी कि इनके जो होते हैं अंतः परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा जो होती है, एक्सचेंज इंटीग्रल को हिंदी में भी एक्सचेंज इंटीग्रल कहेंगे, फिर ये कहें कि अंतः परिवर्तन से संबंधित जो ऊर्जा होती है, अंतः परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा, ऊर्जा जो होती है, संबंधित ऊर्जा, इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कंडीशन तो ये देख ली कि इनके एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ये कहें कि इनमें अंतः परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा जो होती है पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अंतः परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा क्या होती है? एक्चुअली होता क्या है ना कि जब दो एटम्स होते हैं, अब ओब्वियसली बात है मैटर है तो एटम ही होंगे, तो दो एटम्स जो होंगे ना वो जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो होता क्या है कि इनके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज होते हैं। तो इसका ये जो न्यूक्लियाई है और इस एटम का न्यूक्लियाई है, माना ये ए है और ये बी है, तो एटम ए का न्यूक्लियाई बी के न्यूक्लियाई को करेगा रिपेल क्योंकि सेम चार्जेस है, और इसी तरह ए का जो इलेक्ट्रॉन है बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये तो हो गया रिपल्जन फोर्स, रिपल्जन फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स यानी कि सेम चार्ज वाला हो गया रिपल्जन फोर्स। इसी तरह इसका जो न्यूक्लियाई बी का न्यूक्लियाई ए के इलेक्ट्रॉन को करेगा अट्रैक्ट, और ए का न्यूक्लियाई बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, यानी सेम चार्जेस जो होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे, अट्रैक्टिव जो फोर्सेस होते हैं हमारे, ठीक है। तो किस तरह के दो टाइप के फोर्सेस हो गए? पहला तो ये कि ये जो सेम चार्जेस है न्यूक्लियाई को और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि नाभिक को और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये तो हो गया रिपल्जन फोर्स। और दूसरा ये है कि पहले परमाणु का जो नाभिक होगा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे परमाणु का नाभिक पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, अपोजिट चार्ज है, तो ये होगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो इनकी वैल्यू जो एक्सचेंज इंटीग्रल है हमारा, एक्सचेंज इंटीग्रल, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, एक्सचेंज इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू हमने कही कि पॉजिटिव आनी चाहिए। तो एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव किस केस में आती है और नेगेटिव किस केस में आती है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव तब आती है जब रिपल्सिव फोर्स जो है, रिपल्सिव या फिर कहिए प्रतिकर्षी जो बल है,
रिपल्सिव फोर्स जो है, प्रतिकर्षी बल जो है, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयरिंग टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, एज कंपेयरिंग टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी आकर्षी बल से। मतलब पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी एक्सचेंज इंटीग्रल की, जब प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर आवेश और आवेश दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो दूरी बढ़ेगी। इस चीज़ को मतलब ये कोई रीज़न नहीं है बट रिलेट कर सकते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दोनों के बीच दूरी बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव डिस्टेंस आएगी, है ना। और ये या फिर ये कहे कि एक दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की दूरी घटेगी, यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी। तो इसको हम इस तरीके से मतलब रिलेट करके पढ़ सकते हैं, बाकी ये कोई रूल नहीं है। तो ये दोनों मतलब चार्जेस है, सेम चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे दोनों के बीच दूरी बढ़ेगी, तो इसको हम ये कह सकते हैं रिपल्जन बढ़ेगा और रिपल्जन बढ़ेगा तो ये रिलेट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ ये कोई रूल नहीं है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज इंटीग्रल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव आती है दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्जन से, और दोनों चार्ज जब एक दूसरे को रिपल्जन की बजाय अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो वो नेगेटिव आती है, या फिर ये कहें कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो कम आती है, कम यानी नेगेटिव। तो जब हम ये कहें कि रिपल्जन फोर्सेस जो होंगे ज़्यादा होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो उस टाइम पे एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब इसका उल्टा हो जाएगा तो वैसे नेगेटिव आ जाएगी। यानी एक्सचेंज इंटीग्रल जो होगा, इंटीग्रल हमारा वो नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयरिंग टू रिपल्जन फोर्सेस। यानी कि एक्सचेंज इंटीग्रल पहले तो होता क्या है कि भाई ये दोनों मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियाई को और इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो वो रिपल्जन फोर्स होंगे। और जो सेम चार्जेस है, सॉरी अपोजिट चार्जेस है, जैसे पहले का न्यूक्लियाई दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो अट्रैक्शन फोर्स होंगे। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर कम, मतलब ये कहें कि रिपल्सिव फोर्स जो होंगे वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, या फिर रिपल्जन फोर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, रिपल्जन फोर्स जो होंगे अगर ज़्यादा होंगे तो एक्सचेंज इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो डिस्टेंस कम होगी, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कम होंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो एक्सचेंज इंटीग्रल भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि एक्सचेंज इंटीग्रल पॉजिटिव कब आएगा, जब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो अट्रैक्टिव फोर्सों के कंपेरिजन में, और नेगेटिव कब आएगा, जब एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो रिपल्जन फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो ये हमारा हो गया एक्सचेंज इंटीग्रल। और हमने कहा है कि अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें कहा है कि फेरोमैग्नेटिज्म होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं भूलनी है इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में। फेरोमैग्नेटिज्म के लिए हमें पॉजिटिव एक्सचेंज इंटीग्रल चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें चाहिए कि हमारे जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो, या फिर रिपल्सिव फोर्सेस जो कहें कि रिपल्सिव फोर्सेस जो हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मोर स्ट्रॉन्गर देन दी अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी कि सीधी सी बात ये है कि फेरोमैग्नेटिज्म होने के लिए दो परमाणुओं में प्रतिकर्षण ज़्यादा होना चाहिए अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, और तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी एक्सचेंज इंटीग्रल की। और पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ही वो फेरोमैग्नेटिज्म नेचर या फिर लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है। फेरोमैग्नेटिज्म यानी फेरस से रिलेटेड, यानी कि एफी से रिलेटेड, लोहा चुंबकत्व यानी लोहे से रिलेटेड, यानी कि ऐसे जो एलिमेंट होंगे हमारे पास जो कि नेचर शो करेंगे लोहे के जैसा। अब लोहा कैसा चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसको अट्रैक्ट करने की, उसको आकर्षित करने की। पर लोहा जो होता है बाकी सबके कंपैरिजन में एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसलिए लोहे के नाम के ऊपर यहाँ पे लोह चुंबकत्व रख दिया, यानी लोहे के जैसे चुंबक को आकर्षित करने वाला, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल बी सेम एज फेरस, यानी आयरन के जैसे सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी इन एलिमेंट्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनसे
जो प्रबलता से आकर्षित कर पाएंगे उनको, या फिर उनको कहें ना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे लोहा होता है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, वैसे ही ये है कि इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि जो अनुचुंबकीय होता है हमारा वो भी तो आकर्षित करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, तो उन्हीं के जैसा होता है एक, पर उनसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके लिए कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होंगी हमारी। वो कंडीशन क्या है, पहला तो ये हो गया कि उनके एनर्जी लेवल जो होंगे वो नैरो होने चाहिए। एनर्जी जो लेवल होंगे वो नैरो होने चाहिए, यानी कि एनर्जी लेवल पास पास होने चाहिए कि नीचे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जल्दी से आ पाए थोड़ी सी एनर्जी लेते ही। या फिर ये कहें कि निम्न अवस्था से जो अपनी मूल अवस्था है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ पाए आसानी से, थोड़ी सी एनर्जी लेते ही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ पाए, ये होना चाहिए। दूसरा कहा कि एक्सचेंज इंटीग्रल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, यानी कि ये कहा अंत परिवर्तन से संबंधित ऊर्जा जो है वो धनात्मक होनी चाहिए। अब हमने कहा कि दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक तो रिपल्सिव फोर्स जो सेम चार्जेस करते हैं, जैसे पहले का न्यूक्लियर दूसरे के न्यूक्लियर, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन। फिर हमने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेज जो अपोजिट चार्जेस करती है, यानी पहले का न्यूक्लियर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियर को अट्रैक्ट करता, वो हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। अब हमने कहा कि पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी जब रिपल्जन ज़्यादा होगा एज कंपेयरिंग टू अट्रैक्ट, यानी प्रतिकर्षी बल जो है उसके कंपैरिजन में आकर्षी बल ज़्यादा होना चाहिए, यानी रिपल्जन ज़्यादा होना चाहिए या फिर रिपल्जन की डोमिनेंस होनी चाहिए अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, तो इनकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। जैसे हमने कहा कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, डिस्टेंस पॉजिटिव आती है तो रिपल्जन बढ़ जाता है। इसी तरह हम कहें कि जो अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो डिस्टेंस कम होगी मतलब नेगेटिव मान सकते हैं, मतलब कम होगी, और वो कब होगी जब अट्रैक्शन होगा। तो हमें बस इतना देखना है कि रिपल्जन फोर्स अगर ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन के कंपैरिजन में तो एक्सचेंज इंटीग्रल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे रिपल्जन फोर्सेस के रिपल्सिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। इसको हम ये देखते हैं कि जो फिजिक्स होती है उसके अंदर हम पढ़ते हैं तो जनरली जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना उनके आगे साइन नेगेटिव आता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको नेगेटिव माना जाता है, और जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उनको पॉजिटिव माना जाता है। क्यों माना जाता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे उनके बीच में ये जो होंगे चार्जेस के बीच के डिस्टेंस कम होती है, और डिस्टेंस कम होती है तो उनको नेगेटिव साइन के द्वारा शो करते हैं। उसी तरह हम कहेंगे कि अट्रैक्शन जहाँ पे भी होगा ना, जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो अट्रैक्शन जहाँ पे भी होगा वो चीज़ नेगेटिव होगी, और जहाँ पे रिपल्जन होगा वो चीज़ पॉजिटिव होगी। तो एक्सचेंज इंटीग्रल की पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी जब रिपल्जन फोर्सेस की डोमिनेंस होगी, यानी प्रतिकर्षी बल ज़्यादा होंगे आकर्षी के कंपेरिजन में, और नेगेटिव वैल्यू कब आएगी जब आकर्षी बल जो होंगे ज़्यादा होंगे प्रतिकर्षी के कंपेरिजन में। तो फेरामैग्नेटिज्म में जो एक्सचेंज इंटीग्रल उसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, यानी रिपल्सिव फोर्सेज हो वो ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयरिंग टू हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।